वेलकम स्टूडेंट्स टू द सीकर कोचिंग क्लासेस। मैं नरेश देवांगन स्वागत करता हूं आपका आज के क्लास में। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट, जो कि है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। ये क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है। हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि दोनों ही पार्ट्स 40-40 मार्क्स कवर करते हैं, तो इक्वली इंपॉर्टेंस देना है दोनों को। ये सब्जेक्ट, ये पार्ट हमारे लिए एक इजी सब्जेक्ट है क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड है ना। ज़्यादा न्यूमेरिकल्स तो है ही नहीं, फॉर्मूलाज नहीं है, कुछ कैलकुलेशन का काम नहीं करना है, ठीक। तो कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। डाटाज हैं जो याद रखना है, पॉइंट्स रिमेंबर करना है ना, याद रखने का चीज ज़्यादा है, ठीक। थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1 स्टार्ट होता है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये हमारा पहला चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक। देखो, चैप्टर के स्टार्टिंग में पहला टॉपिक आता है कॉलोनियल रूल की। कॉलोनियल रूल क्या होता है? कॉलोनियल रूल लिखा हुआ है, पढ़ लो एक बार। इट रिफर्स टू अ सिस्टम बिटवीन टू कंट्रीज अंडर विच वन कंट्री बीइंग द रूलर एंड अनदर बीइंग द कॉलोनी, एंड द रूलिंग कंट्री डिटरमाइंस द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कॉलोनी। इस पार्ट को पूरा रीड करना है, ठीक। तो क्या होता है कॉलोनियल रूल? यहाँ पे दो कंट्रीज होते हैं, एक रूलिंग कंट्री होगा और एक डोमिनेंट कंट्री होगा, है ना। जैसे हम इंडिया का एग्जांपल ले तो इंडिया में था ब्रिटेन, है ना। ब्रिटिश जो थे वो रूलिंग कंट्री था और इंडिया डोमिनेंट था, ठीक। ब्रिटेन जो था या ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में रूल कर रहे थे, तो उनका क्या मानना था कि जिस कंट्री में वो रूल कर रहे हैं वो कंट्री उनके लिए कॉलोनी है, ठीक। मतलब एक कंट्री जो रूलर है उसके लिए कंट्री ना होके क्या हो गया, कॉलोनी हो गया। तो वहां से ये वर्ड निकल के आ गया कॉलोनियल रूल, ठीक। तो कॉलोनियल रूल में होता क्या है, जो रूलिंग कंट्री होते हैं, जैसे हम इंग्लैंड और इंडिया का एग्जांपल ले रहे हैं, तो जो रूलिंग कंट्री होते हैं वो जो कॉलोनी है ना, वहां पे उनके इकोनॉमिक पॉलिसी को वो लोग डिटरमाइन करते हैं। मतलब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वहाँ का टैक्स कैसा होगा, है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स क्या होंगे, ठीक। बिजनेस किस चीज का बिजनेस होगा, है ना, हर चीज कौन डिसाइड कर रहा है? वो रूलिंग कंट्री डिसाइड कर रहा है, ठीक। जैसे इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया में ब्रिटिशर्स ये डिसाइड करते थे, है ना, ब्रिटिश के जो लॉ थे वो डिसाइड करते थे, ठीक है। तो वो होता है कॉलोनियल रूल, ठीक है। ये टॉपिक क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम लोग यहाँ पे मोस्टली वही देखेंगे कि ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड हमारा इंडियन इकोनॉमी कैसा था, है ना। इस चैप्टर में वही देख। तो हम कॉलोनियल रूल में थे बिफोर इंडिपेंडेंस। कैसा रूल था? कॉलोनियल रूल। ब्रिटिशर्स का जो रूल था उसे कॉलोनियल रूल भी कहते थे, ठीक। फिर एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि ब्रिटिशर्स जो आए थे वो इंडिया में अराउंड 200 इयर्स रूल किए, है ना। 1757 से 1947 उन्होंने क्या किया, इंडिया में रूल किया। और इस 200 इयर्स के बीच ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया, है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया एक समय में सोने की चिड़िया थी, है ना। बहुत से आउटसाइडर्स आए, इंडिया में अटैक किए, इंडिया को लूटते चले गए। तो ब्रिटिशर्स ने भी बहुत लूटा है इंडिया को। इंडिया का आज जो कंडीशन खराब है उसका एक रीजन ब्रिटिशर्स भी है ना। तो अराउंड 200 इयर्स ब्रिटिश जो थे वो इंडियन कंट्री को एक्सप्लॉइट करते गए, ठीक। और उसी से इंडिया का इकोनॉमिक पॉलिसी क्या हुआ, फॉर्म हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। सेम एक और टॉपिक आ रहा है हमारे सामने, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, ठीक। अब स्टैग्नेंट का मतलब जो रुका हुआ है, है ना, जिसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक, उसे हम स्टैग्नेंट कहते हैं। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होगा? स्टैग्नेंट इकोनॉमी रिफर्स टू इकोनॉमी विच इज स्टक और वेरी लो एट इट्स पाथ ऑफ डेवलपमेंट। मतलब एक ऐसा इकोनॉमी जो रुका हुआ है, ठीक, या उसका डेवलपमेंट इतना स्लो है कि हमको नजर ही नहीं आ रहा। तो इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड वैसा ही था, है ना।
बहुत सारे काम हो रहे थे बट इकोनॉमी में कुछ खास डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहा था। ओके, अब एक पॉइंट है, देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी कॉलोनियल रूल के पहले कैसे था, मतलब ब्रिटिशर्स के आने के पहले। ठीक, मतलब वो जो हमने देखा ना कि ब्रिटिश ने 200 इयर्स इंडिया में रूल किया, तो उसके पहले 1757 के पहले कैसा था इंडियन इकोनॉमी। ठीक, देखो हमने तो ये सुने ही हैं, जानते भी हैं कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा है ना। ठीक, तो बिफोर इन ब्रिटिश रूल, बिफोर कॉलोनियल रूल, उस समय भी एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड फॉर द पीपल ऑफ अवर कंट्री। अराउंड 85% इकोनॉमी डिराइव देयर लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर से पूरा 85% इकोनॉमी, मतलब मान लो अगर उस समय इंडिया में 100 पीपल थे, 100 पर्सन थे, तो 85% एग्रीकल्चर करते थे। ठीक, तो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम, मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जो था वो क्या था, एग्रीकल्चर था। ठीक है, द फार्मर रेज्ड ओनली दोज क्रॉप विच ही नीडेड फॉर हिज ओन यूज। तो फार्मर वही ग्रो करता था जिसका उसको जरूरत है। ठीक है, जैसे अगर उसे राइस पसंद है वो राइस ग्रो कर रहा है, जिस एरिया में वीट का ग्रोथ अच्छा होता है वहां पे वीट ग्रो कर रहे हैं। ठीक, मतलब फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज्यादा होता था। ठीक, और वो विलेज आर्टिसन के साथ शेयर करता था। ठीक है, विलेज आर्टिसन के साथ क्यों शेयर करता था, क्योंकि उनको मशीन चाहिए था, यूटेंसिल्स चाहिए थे, है ना। तो होता ऐसा था कि फार्मर्स जो थे उस समय वो अपने यूज के लिए क्रॉप ग्रो करते थे, उसको पहले अपना अलग करके रख लेते थे, जो एक्सेस होता था, जो एक्स्ट्रा होता था, उसे आर्टिशियंस को देते थे, है ना, या किसी दूसरे को देते थे, और उसके बदले जो उन्हें चाहिए था वो ले लेते थे। एक तरह का बार्टर सिस्टम जैसा काम चल रहा था, है ना। हाँ, ये पॉइंट हमें याद रखना है कि इंडिया वॉज फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है, आज भी इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है, ब्रिटिश के पहले और ज्यादा फेमस था। ठीक, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया फेमस हुआ करता था बिफोर कॉलोनियल रूल। आज भी है बट आज थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है ना। वो भी हम पढ़ेंगे कि कैसे डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो कैसा था इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल। इंडिया वाज इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी। ठीक, तो ब्रिटिशर्स के पहले बिफोर कॉलोनियल रूल इंडिया इंडिपेंडेंट था, ऑफ कोर्स। ठीक, दूसरा सेल्फ रिलायंट था, मतलब जो इंडिया को चाहिए, इंडिया के लोगों को चाहिए उनके पास था। ठीक, उन्हें कुछ भी इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता था, बल्कि हमारे पास एक्सेस होता था, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे बिफोर ब्रिटिशर्स, है ना। और प्रॉस्परस इकोनॉमी था, भरा पूरा इकोनॉमी था। ठीक है, जैसे इतना ज्यादा गरीबी नहीं हुआ करता था, है ना। हर चीज बेटर था, वेल मैनेज सब चीज। ठीक है, तो इंडिया वाज एन इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिशर्स, बिफोर कॉलोनियल रूल। ठीक है, तो ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर को लेके। अब हम इस चैप्टर्स के मेन टॉपिक्स पे आएंगे, है ना। इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक है उसमें पहला है एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इकोनॉमी। ये हमारा पहला मेन टॉपिक है जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर हम लोग देखेंगे फॉरेन ट्रेड को, ब्रिटिशर्स के पहले कैसा था और ब्रिटिश के समय में कैसा था, है ना। फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें चैप्टर 1 में पढ़ना है। ठीक, डेमोग्राफिक कंडीशंस हो गया, एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये नोट्स मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपको मेरे ऐप में भी नोट्स सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ओके, ओके।
तो यहाँ पे आते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, देखो जैसे अभी हमने डिस्कस किया ऊपर में कि बिफोर कॉलोनियल रूल, ब्रिटिशर्स के आने के पहले 85% पॉपुलेशन जो था वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड था, अपने इनकम अर्न करने के लिए, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए किस पे डिपेंड था, एग्रीकल्चर। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद एग्रीकल्चर का क्या हुआ, है ना। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि ब्रिटिशर्स जैसे आए, उन्होंने जमींदारी सिस्टम अप्लाई करा दिया। ठीक, अब जमींदारी सिस्टम आप लोगों ने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक, क्या था जमींदारी सिस्टम, कि जो फार्मर्स हैं उनके पास जमीन नहीं हो, लैंड का पूरा ऑनरशिप चले जाएगा एक पर्सन के पास जिसे जमींदार कहेंगे। ठीक, वो जमींदार फार्मर्स को जमीन देगा रेंट में, है ना। फार्मर्स से पूरा जमीन लेके दे दिया जाएगा जमींदार को, फिर जमींदार क्या करेगा, उसी जमीन को फार्मर को रेंट में दे देगा, जिसपे फार्मर क्या करेंगे, एग्रीकल्चर फार्मिंग करेंगे। ठीक, अब जब फार्मर उस जमीन को, उस लैंड को यूज कर रहे हैं तो वो रेंट पे करेंगे किसको, जमींदार को। जमींदार उसमें से अपना कमीशन, अपना हिस्सा रख लेगा और बाकी किसको दे देगा, ब्रिटिशर्स को। ठीक, तो एक ऐसा सिस्टम बना। ठीक है, जिसे कहते हैं क्या, जमींदारी सिस्टम या लैंड टेन्योर सिस्टम। ठीक है, तो क्या होता था, ऑनरशिप ऑफ द लैंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम फार्मर्स टू जमींदार्स, फार्मर से ऑनरशिप किसको चले गया, जमींदार को चले गया। ठीक, जमींदार्स वेर द नॉमिनल हेड ऑफ द लैंड हु कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। ठीक है, जिसको लगान कहते थे, एंड डिपॉजिट इट टू द कॉलोनियल गवर्नमेंट, और किसको जमा कर देते थे, ब्रिटिशर्स को जमा कर देते थे। ठीक, द जमींदार कलेक्ट लगान फ्रॉम द फार्मर्स रिगार्डलेस टू द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर। अब यहाँ पे जो बुरी बात है यहीं से शुरू होता है। जो जमींदार थे उनके ऊपर एक प्रेशर था कि उनको एक फिक्स्ड अमाउंट फार्मर से कलेक्ट करना है। सेम चीज फार्मर के ऊपर दबाव था कि उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट जमींदार को देना है। ठीक, तो अब यहाँ जमींदार जो थे वो ये नहीं देखते थे कि किसी फार्मर का प्रोडक्शन अच्छा हुआ या नहीं हुआ, है ना, उनका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है वो नहीं देखते थे। उन्होंने फिक्स कर लिया था कि आपको इस जमीन पे इतना रेंट देना है तो उतना देना ही है। ठीक, चाहे एग्रीकल्चर अच्छा हो या ना हो, अमाउंट देना है मतलब देना है। ठीक, तो कलेक्ट करते थे। ठीक है, जैसे लगान कहते थे, फार्मर्स लगान कलेक्ट करते थे, सॉरी जमींदार लगान कलेक्ट करते थे फार्मर से रिगार्डलेस टू देयर इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, जमींदार एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक नो इनिशिएटिव टू इम्प्रूव और स्ट्रेंथन द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो तो ध्यान देते ही नहीं थे कि किसी का कंडीशन इंप्रूव हो, उन्हें अपने प्रॉफिट से मतलब था, अपने इनकम से मतलब था। जमींदार जो थे वो भी कोई इनिशिएटिव नहीं लेते थे कि इकोनॉमिक कंडीशन, सॉरी एग्रीकल्चर कंडीशन अच्छा कर दें ब्रिटिशर्स का, है ना, इस पे कोई ध्यान नहीं देते थे। वो बस रेवेन्यू कलेक्ट पे करने पे फोकस करते। तो इस जमींदारी सिस्टम से क्या हुआ, फार्मर्स का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बिगड़ गया। ठीक है ना, तो कुछ फार्मर्स, कुछ क्या मैक्सिमम फार्मर्स जो थे उन्हें जमीन पे रेंट तो पे करना ही था, तो वो लोन लेते थे। अब उस लोन को पे करने के लिए कुछ इनकम जनरेट नहीं होता था तो और लोन लेते थे। तो इस तरह से वो लोन पे वो डेप्ट पे दब रहे थे, कर्ज पे आते जा रहे थे, मतलब कर्ज बढ़ता जाता, डेप्ट बढ़ता जाता, तो इससे उनका इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गया। ठीक, तो इससे कई से फार्मर्स क्या हो, एग्रीकल्चर का काम भी छोड़ दिया। ठीक है, दूसरा जो ब्रिटिशर्स ने किया था वो ये था, उन्होंने एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन कर दिया। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कॉमर्शलाइजेशन मतलब पहले फार्मर्स क्या कर रहे थे, वो क्रॉप ग्रो करते थे जिनका उनको यूज है, और एक्सेस होता था तो आर्टिसियंस को, दूसरे लोगों को सेल करते थे और उसके बदले में कुछ ले लेते थे। एक तरह का एक्सचेंज चल रहा था। ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हुआ, वो जो फूड क्रॉप ग्रो करते थे वो बंद करवा दिया ब्रिटिशर्स ने, कम करवा दिया और फोकस करने लगे कैश क्रॉप्स पे। ठीक, तो अब यहाँ पे फार्मर जो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं वो सेल के मोटिव से कर रहे हैं। पहले वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज करते थे, खुद के ही कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे थे, अब उसे बंद कर दिया गया। ब्रिटिशर्स ने ऐसा रूल ले आया कि अब जो क्रॉप ग्रो करेंगे वो फॉर सेल ग्रो होगा,
रेदर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक, तो प्रोडक्शन हो रहा है क्रॉप्स का, लेकिन सेल के लिए हो रहा है। ठीक, तो अब जब सेल के लिए क्रॉप ग्रो हो रहा है तो यहाँ पे कैश क्रॉप के प्रोडक्शन को ब्रिटिशर्स ने ज्यादा प्रमोट किया। ठीक है, कैसे प्रमोट किया? ब्रिटिश जो थे वो कैश क्रॉप के प्रोडक्शन पे ज्यादा प्राइस पे करते थे। ठीक, और फूड क्रॉप के प्रोडक्शन पे ज्यादा पेमेंट नहीं मिलता था। फार्मर्स जो है उन्हें जमींदार को पेमेंट देना है। ठीक, तो उनके मजबूरी हो जाता था कि वो फूड क्रॉप ग्रो ना करके कैश क्रॉप ग्रो करें। कैश क्रॉप का कुछ एग्जांपल है कॉटन, जूट, इंडिको, है ना, ये सारे चीज कैश क्रॉप्स में आते हैं। टी हो गया, कॉफी हो गया, है ना, ये सब कैश क्रॉप में आते हैं। ठीक, तो कैश क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा। ठीक है, एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन हो गया। ठीक, हाँ, ऐसा क्यों करते थे ब्रिटिशर्स? ब्रिटिशर्स को ये सारा चीज चाहिए था एज अ रॉ मटेरियल। ब्रिटिशर्स को राइस नहीं चाहिए था, वीट नहीं चाहिए था, है ना, उन्हें चाहिए था प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल। और कॉटन, जूट, इंडिको ये सब एक रॉ मटेरियल का काम करते थे, है ना। तो ब्रिटिशर्स फार्मर्स को फोर्स करते थे कि वो लोग कॉटन ग्रो करें, जूट ग्रो करें, फिर इन्हें एज अ रॉ मटेरियल वो सेंड कर देते थे ब्रिटेन में, जहाँ पे वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होता था और वापस इंडिया के मार्केट में सेल होता था, है ना। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन कर दिया। इससे बहुत सारे फार्मर्स जो थे वो कैश क्रॉप ग्रो ज्यादा करने लगे और खुद के कंजम्पशन के लिए फूड क्रॉप ग्रो करना कम करने लगे। ठीक, तो अगेन इससे क्या हुआ? एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ, बैडली इफेक्ट हुआ, है ना। फिर जो अगला पॉइंट है वो है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन जो था पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज वेरी लो। ठीक है, अब कैश क्रॉप का एक बुराई है, वो सॉइल को बहुत जल्दी खराब करता है ना। जो फार्मर पहले फूड क्रॉप ग्रो करते थे वो एक ही सॉइल पे बार बार बहुत से क्रॉप्स ग्रो कर लेते थे, पर जब उन्होंने इंडिगो प्लांट किया, कैश क्रॉप ग्रो करना स्टार्ट किया, तो सॉइल का फर्टिलिटी जो था, सॉइल का जो नेचर था वो बिगड़ने लगा। तो सॉइल उतना फर्टाइल ना रहा, नहीं रहा। तो इससे क्या हुआ? सॉइल प्रोडक्शन का जो लेवल है वो कम होता गया। ठीक है, कुछ रीजंस है, मेन रीजंस, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। ठीक, जो पानी का सिंचाई होता है, इरिगेशन फैसिलिटी होता है, वो नहीं था। फार्मर्स रेन पे डिपेंड करते थे, और बारिश हुआ तो ठीक है, बारिश नहीं हुआ तो प्रोडक्शन बेकार। ठीक, दूसरा टेक्नोलॉजी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं था, आज भी हम टेक्नोलॉजी पे पिछड़े हुए हैं, है ना। उस समय तो और बुरा हाल था टेक्नोलॉजी को लेके। और नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, उस समय फर्टिलाइजर्स ज्यादा यूज नहीं होते थे, है ना। नेचुरल मैन्योर्स, नेचुरल ही यूज करते थे जो भी होता था। तो ये सारे रीजंस भी थे जो उस समय क्या था, प्रोडक्शन के लेवल को कम करता था। ठीक है, फिर ब्रिटिशर्स के ड्यूरेशन में एग्रीकल्चर सेक्टर में हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी हुआ करता था। ठीक, जैसे भी हमने डिस्कस किया कि इरिगेशन का कोई खास स्कोप नहीं था, है ना। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो इरिगेशन के लिए हेल्प नहीं करते थे, वो फार्मर्स का किसी चीज को लेके हेल्प नहीं करते थे। फार्मर्स जो थे वो इरिगेशन के लिए रेनफॉल पे डिपेंड करते थे। ठीक, अगर बारिश अच्छा हुआ तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा। बारिश नहीं हुआ तो बिगड़ गया सब चीज, है ना, फार्मिंग बिगड़ गया, प्रोडक्शन बिगड़ जाएगा। ठीक, तो हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होता था। अच्छा रेनफॉल होगा तो अच्छा प्रोडक्शन होगा, अच्छा रेनफॉल नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये कंडीशंस था ब्रिटिश के पीरियड में इंडियन एग्रीकल्चर को लेके। और इन्हीं सारे रीजन से क्या हुआ, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा बैकवर्ड हो गया, बहुत ज्यादा पिछड़ गया। ठीक है, तो एक बार देखते हैं क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया हमने। जमींदारी सिस्टम, ठीक है, दूसरा एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन हो गया। ये दो मेन रीजन थे जिससे इंडियन एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा डाउनफॉल हो गया, है ना। प्रोडक्शन का लेवल डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हुआ? लैक ऑफ इरिगेशन, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी,
नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, है ना, एंड हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। तो ये कुछ रीजंस थे जिस वजह से क्या हुआ, इंडियन एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा क्या होता गया, डिक्रीज होता गया, डाउनफॉल होता गया, गिरता गया। ओके।